बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर मैं अपनी ज़िंदगी की उन किताबों का तज़किरा करूं कि जिन्हें मैंने बार बार पढ़ा है, तो उनमें से मसूद मुफ्ती साहब का एक छोटा सा नावलेट खिलौने है। ये वो नावलेट है जिसे मैंने बार बार पढ़ा है और हर बार उस किताब को नम आँखों के साथ बंद किया है। मसूद मुफ्ती साहब सिविल सर्विस में मेरे आइडियल रहे हैं। मैं जब बलूचिस्तान में था तो लोरलाई एक शहर है जिस शहर के लोग एक डिप्टी कमिश्नर का तस्करा किया करते थे कि उसने इस दूर दराज इलाके में एक लाइब्रेरी खोली थी। उस लाइब्रेरी में आज लोग शौक से जाते हैं। मसूद मुफ्ती साहब से उनकी तस्वीर मांगी गई, उनको मैसर नहीं आई। कहीं अखबार से ढूंढ ढांड के तस्वीर लिखी, उसको बड़ा किया और वहाँ पर लटका दी गई। मसूद मुफ्ती साहब अदब का बहुत बड़ा नाम है। सिविल सर्विस मसूद मुफ्ती साहब का हवाला नहीं है, अगर हवाला भी है तो बहुत छोटा हवाला। मशरकी पाकिस्तान में थे, उस वक्त भेजे गए जब वहाँ आर्मी एक्शन हुआ, और फिर उन्होंने उस तमाम चीज़ों को और उन तमाम हक़ाइक़ को लिखा। 3 किताबों में लिखा, बल्कि 4 किताबों में लिखा, और वो हक़ाइक़ आज किताबों में दफन हैं कि उन्हें हाथ लगाना और उन पर गुफ्तगू करना शायद अभी हम हौसला नहीं रखते। आज हमारे दरबार मौजूद हैं, हम उनके घर में हैं, जनाब मसूद मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, वेलकम है। इतना अरसा आपने सिविल सर्विस में गुजारा, और सिविल सर्विस में एक ज़माने में बड़े कमाल लोग होते, अदब के लोग होते थे, अदब लिखते थे, और आप तो खैर इतने बड़े अफसाना का। मुझे याद है आपका छोटा सा अफसाना जो मैंने, वो मस्जिद वाला जिसमें अज़ान मुअज़्ज़िन अज़ान दी, बहुत छोटा मुख्तर, और हम कोट किया करते थे कि इतना मुख्तर अफसाना भी लिखा जा सकता है। सर, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अहद तफूलियत में थी जिस वक्त आप आए हैं। पुराने नॉर्म्स थे, यहाँ के नॉर्म, उस पहले 10 साल जो हैं, और सुना है आपने उस पर काम भी किया, पहले 10 सालों में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की इस मुल्क की बुनियादों में क्या कंट्रीब्यूट? मैं अर्ज़ करता हूँ जी, मैंने जो ब्यूरोक्रेसी आजकल एक गाली के तौर पे इस्तेमाल होती है, और बावजूद इसके कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए गाली डिज़र्व करें, हम गालियाँ खाते रहें, और वो इतनी गालियाँ खाई कि मैंने ब्यूरोक्रेसी की डिफेंस में कुछ लिखने का फ़ैसला किया। और हाल ही में एक रिपोर्टाज जो है वो मुकम्मल हुई है, जो सिलसिला वार तो रिसाले में छप चुकी है। रिसाला अल हमरा जो लाहौर से आता था, उसमें तकरीबन 3 बरस तक वो सिलसिला वार छपती रही। अब वो किताबी शक्ल में आ जाएगी जल्दी ही। 2 मीनार उसका नाम था। वो एक मीनार जो है वो वतन का मीनार है, वतन की ज़िंदगी का मीनार। दूसरा मीनार मेरी अपनी ज़िंदगी का मीनार है, साइड बाय साइड चलते हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि मैंने गुड गवर्नेंस के, ब्यूरोक्रेसी की बात है ना जी, गुड गवर्नेंस के 3 दौर देखे हैं, और उसमें पहला दौर वो था जब मैं मैट्रिक जो मैंने पास की, वो ब्रिटिश दौर था। कौन सा ज़िला था, किस जगह से? मैं जी लाहौर में ही ज़्यादा, थोड़ी सी एजुकेशन मेरी यहाँ रावलपिंडी में हुई। अच्छा, बाकी लाहौर के? जी, बाकी ज़्यादा लाहौर, 8वीं क्लास तक इधर और बाकी लाहौर में। और उसके बाद वहीं से सर्विस वगैरह में गए। तो यानी पहले 10 उस वक्त तक मैं ब्रिटिश दौर का ब्यूरोक्रेसी देखी, और पाकिस्तान बना तो यूँ कहिए कि ब्रिटिश दौर की ब्यूरोक्रेसी प्लस आइडियलिज़म। ये आइडियलिज़म 2 किस्म का था। एक तो खाकसार मूवमेंट की वजह से जिन्होंने खिदमत खल्क का जज्बा कौम को सिखाया था वो था, और दूसरा कायदे आज़म की जो तकारीर एज गवर्नर जनरल हो रही थी। ये इन दो जो करंट्स ऑफ आइडियलिज्म थी की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने उस ज़माने में कमाल करके दिखाया। पहले 9 बरस में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने इस तरह काम किया कि हर महकमा
हर वॉक ऑफ लाइफ थी वो अपने अरूज की तरफ ना सिर्फ गई बल्कि अरूज तक पहुंच गई। अब आप देखिए ना कि ओरिएंट एयरवेज के 3 डकोटे होते थे, उससे पीआईए बनी। जल्द ही पीआईए जो थी सारी दुनिया में फैल गई। उसके बाद इन्होंने मिडिल ईस्ट के बनाने शुरू किए, एयर कंपनीज, माल्टा एयरलाइंस इन्होंने की। और बैंक हमारे पास कायदे आज़म ने सिर्फ हबीब बैंक को किया था, पैट्रोनाइज किया था। उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री हमारी इतनी तेज़ी से फैली कि 1955 के करीब हम बैंकर्स जो थे अपने एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो दूसरी जगह जाते थे। रेलवे हमारी जो थी वो देख के आदमी को हैरत होती थी कि जब इन्होंने फ्रेंच कोचेज़ 52-53 में मंगवाए और जर्मन कोचेज़ मंगवाए तो बिल्कुल यूरोपियन लेवल के हम पहुंच गए थे। और मुझे याद है कि जब मैं 1960 में इंग्लैंड में था तो वहाँ के एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने कहा कि यू पीपल हैव द रोल्स रॉयस ऑफ वर्ल्ड रेलवेज। तो ये आदमी मिसालें देने पे आए तो बहुत सी है, लेकिन कोई स्पोर्ट्स के मामले में कोई यानी फील्ड ऐसा नहीं जिसमें शोबा ऐसा नहीं था जिसमें हम लोगों ने तरक्की ना की। सो मच सो अयूब के वक्त जितनी तरक्की हुई, अगर आप ये देखें तो उसकी जितनी इंस्टीट्यूशन थी वो अयूब के वक्त से पहले कायम हो चुकी। अच्छा, जो हम कहते हैं कि अयूब ने की थी, अयूब ने तो उसी टेम्पो को बरकरार भी रखा और डाइवर्ट भी कर दिया, उसमें पैटर्नेज का एलिमेंट ले आया। ठीक, हाँ हाँ हाँ। और उसका अल्टीमेटली वो फिर सारी मामला पैटर्नेज की तरफ चला। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस जमाने में हुई थी, मशरकी पाकिस्तान में भी और यहाँ भी, ये वली काज ये वो जिस वक्त ये 22 घराने जो बने थे। एग्जैक्टली पैटर्न हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है, इसीलिए वजह से आप देखेंगे वेव्स आती हैं, कुछ अरसा इंडस्ट्री चलती है, कुछ उसके बाद नए चेहरे आ जाते हैं, उसके बाद फिर नए चेहरे आ जाते हैं। वजह यह है कि हमारा इंडस्ट्री पैटर्नेज से चलती है। अच्छा, ये 10 साल ब्यूरोक्रेसी ने तो काम किया, लेकिन आप हैरान होंगे कि इस 8-9 सालों में पाकिस्तान अपना दस्तूर ही नहीं बना सका। नहीं जी, दस्तूर ना बनाने की कई और वजूहत है, उसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं आती। ठीक, नहीं, मैं समझ गया। इसका मतलब पॉलिटिकल एलीट जो थी वो बिल्कुल और तरीके से चल रही। देखिए, पॉलिटिकल एलीट को मैं इस लिहाज से बुरा नहीं कहूँगा। देखिए, आप ये बताइए कि जो इलेक्शन हुई थी वो 1946 में हुई थी। 46 में हुई थी। 1946 की इलेक्शन वाले लोग जो थे, पाकिस्तान बना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में चले गए। अब अगर आप देखें तो ये वो लोग होते थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्रिटिश दौर के ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स के बाहर जी बिल्कुल बैठा करते थे और मुराद का इंतजार किया, बल्कि उन्हीं की रिकमेंडेशन से तो जो लीडर उन्हीं की रिकमेंडेशन। और वो, मैं ये नहीं कह रहा कि डीसी या एसपी जो है, हर जो महकमा था, बिल्कुल ठीक, चाहे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो, चाहे इवन तहसीलदार के पास अपना तकावी का कर्जा लेने के लिए बैठे। अच्छा, उसके बाद जैसे ही वो अंग्रेज चला गया तो इन्होंने ये असेंबली में पहुंच गए। उन्होंने वहां से देखा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इनको इतना नीचे नजर आया और इनको ऊपर जो हो रहा था, मैं आपको मिसाल देता हूं छोटी सी, कि परिंदे जो होते हैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। अगर एक जो और सिखाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन अगर एक बच्चे को उसके पेरेंट्स जो है वो तरबियत ना दे सकें, हवा में छोड़ दिया जाए, तो वो पहले बेचारा लोटियाँ खाता है, हवा इधर धकेलती है उधर धकेलती है। तो हमारे पॉलिटिशियंस के साथ ये हुआ था दरअसल कि इनको तरबियत नहीं मिली, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये ऊपर चले गए और इसलिए जो शुरू के दिन हैं जिसके बारे में इनको बदनाम किया जाता है, वो इनका वो इंक्यूबेशन पीरियड, बल्कि वो पीरियड था जब ये घिसट चल रहे थे। मैक्सिमम फिरोज खान नून जैसे लोग थे, रेजिडेंट मजिस्ट्रेट से ऊपर की हैसियत नहीं थी। जी, लेकिन फिर आप ये देखिए कि इन्होंने कितनी जल्दी उसको सीखा कि 1956 का ना सिर्फ इलेक्शन बना दिया, सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाया, उसके बाद लैंग्वेज का मसला इन्होंने हल कर दिया 1954 के उसमें कि दो ज़बान कौमी ज़बानें होंगी और पैरिटी का ईस्ट पाकिस्तान ने इशार किया। इन्होंने सारे मसाइल हल कर दिए। आपने अभी जो बात की ना कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनी, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई तो इतनी मैच्योर कॉन्स्टिट्यूशन थी कि उसमें हमारे सारे बुनियादी मसाइल हल हो गए थे। सोहरावर्दी कहा करते थे कि ये तुमने पैरिटी बड़ी मुश्किलों से मैंने बंगालियों को राजी किया है, अगर तुमने 56 का आइन तोड़ दिया तो तुम कभी भी बांग्लादेश साथ नहीं हो सके। वैसे ये बिल्कुल ठीक कहते थे। और ये सोहरावर्दी ने ना सिर्फ उसने 56 का आइन
बल्कि 1947 के फसादात में जी जिस तरीके से सोहरावर्दी ने जी बताया, बहुत वो कलकत्ता का चीफ मिनिस्टर। तो मतलब ये सोहरावर्दी ने हर जगह बहुत काम किया, अपनी कौम के लिए बड़ी बड़ी खुलूस से और बड़ी खुश उसलूबी से निभाया उसको। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और सोहरावर्दी ने कहा था कि अगर तुम आज 56 का आइन तोड़ोगे तो फिर आप एक परवाना पे दस्तखत करोगे और मशरक़ी पाकिस्तान तुम्हारे साथ नहीं होगा। मसूद मुफ्ती साहब मशरक़ी पाकिस्तान में रहे हैं और उन जंगी कैदियों में से शामिल थे कि जो 2 साल भारत की कैद में रहे। गुफ्तगू करते हैं इस मौजू पर। नाज़रीन, आपके इंतज़ार का बहुत बहुत शुक्रिया। उस सब आपको ऐन उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान भेजा गया जबकि आर्मी एक्शन शुरू हुआ था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ उतरते ही कहा था अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। वो कहानी हमने रुदात खान साहब से बड़ी तफसील सुनी। आपने वहाँ जाके क्या सूरत हाल देखी? वहाँ मेरी 4 किताबें मैंने लिखी हैं जी। पहले जब मैं पहुंचा तो उन दिनों का तो हालात मैंने अपनी डायरी में, लम्हे डायरी है जी, डायरी तो खैर में जितना अरसा रहा लिखता रहा, लेकिन ये कुछ दिनों की डायरी जो है मेरी किताब लम्हे जो है उसमें वो है। और उसके अलावा उसके आखिर में वाइंडिंग अप के लिए एक आर्टिकल है लम्हों की सोच, ठीक, उसमें मैं मुफस्सल लिख चुका हूँ कि क्या देखा। मशरक़ी पाकिस्तान के लोग जो थे वो पाकिस्तान की तरफ इन नज़रों से देख रहे थे कि ये हमें बचाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो गई कि बचाएंगे क्या, ये तो हमें धक्का दे के दूर कर रहे हैं। तो उन 8 महीनों में मैंने ये देखा जी। और हमारी भी यही फीलिंग थी कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा बिल्कुल नहीं होना चाहता था, बल्कि कुछ फोर्सेस मगरबी पाकिस्तान थी उनसे जान छुड़ाना चाहती थी, और यही मैं लिखता रहा। उन फोर्सेस में, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, उस फोर्सेस में कहा यह जाता है कि एक पाकिस्तान की एलीट, पॉलिटिकल लीड जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको लीड कर रहा था, मिलिट्री एलीट जिसको याह्या खान लीड कर रहा था, ये 2 बड़े जैसे कहते हैं आपस में मिल गए थे। ये आपने ठीक कहा जी, लेकिन ज़रा देर से शुरू किया। दरअसल ये सूरत हाल जो है ना जी, ये शुरू से ही पैदा हो गई थी। अयूब खान के ज़माने से नहीं, उससे भी पहले, उससे पहले। अच्छा, दरअसल पाकिस्तान बनते ही हमारे, आपको याद होगा कि जो आपका एक ज़माना था जब कमांडर इन चीफ बावर्दी डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे जी, सिकंदर मिर्जा कैबिनेट में जी, बिल्कुल ठीक है। अयूब खान जो थे, एक्चुअली ये उससे कुछ अर्सा पहले की बात है, ये वहाँ शुरू हुआ और वहाँ से ये यूँ कहिए कि कल्मिनेट हो गया था। और उसके बाद अब आपने किताबों का जिक्र किया जो बार बार पढ़ते हैं, मैं फ्रेंच नॉट मास्टर जो है वो बार बार पढ़ता हूँ। मैं भी बहुत मेरे वालिद मज़ेदार मैं पढ़ता हूँ। वजह ये है कि उसको जब पढ़ो उसमें से नए मीनिंग नज़र आते हैं, और उससे अंदाज़ा होता है कि अयूब खान और उनके चंद लोगों के इरादे पाकिस्तान बनने से पहले ही ऐसे थे। मैं आपको बताता हूँ, अयूब खान ने उसमें एक बड़ा मज़ेदार जुमला लिखा है। वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो फ़ौज में इतनी तेज़ी से तरक्कियाँ हुई कि हर फौजी अफसर, अब मैं उनका कोट कर रहा हूँ, अपने आप को बोनापार्ट समझने लग गया। और मज़ेदार बात यह है कि वो बोनापार्ट, एंग्री बोनापार्ट, ठीक, कि वो कहते थे कि हमें और तरक्की क्यों नहीं इससे हो मिली। तो खुद उनका भी हाल यही था जी। तो एग्जैक्टली, तो इसी बोनापार्टिज्म के उसके बाद 1954 में जब वो बने डिफेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा है कि लंदन के एक होटल में बैठ के उन्होंने क्या पॉइंट्स किए कि पाकिस्तान कैसे चलना चाहिए। जी, वो कहते हैं मैं उस बालकनी में बैठ के तो लिखता होता था। उसमें 1 यूनिट का भी जिक्र है, उसमें जो सबसे डेमोक्रेसी, उसमें सब, जी हाँ बिल्कुल, जो बाद में जो कुछ हुआ उसी में हुआ। और जो उसमें ख़ास एक जुमला जो है जिसने हमारा ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क किया है, वो जुमला ये है जी कि हमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स कॉन्डक्ट रूल्स तब्दील कर देने चाहिए ताकि किसी को सज़ा भी दे सकें और किसी को जज़ा भी दे सकें।
इस जुमले के ऊपर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की सारी हिस्ट्री बह जी, क्योंकि हर एक ने आके उसी चीज़ को आगे चलाया, और यही मैंने अपने रिपोर्टाज में लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी कि जो था ना, और आप अंदाजा करें कि उसको जो उर्दू तर्जुमे को टाइटल दिया गया ऐसे जैसे किसी गैरतमंद कि जिस रिस्क से आती हो परवार में होता है। ये अल्ताफ गौर का तर्जुमा तो नहीं, शख्साना तो नहीं कहोगा। बिल्कुल जी जी। अच्छा, तो वो जो मैं अर्ज कर रहा था ना जी कि उसी वक्त से पहले का, हाँ जी। तो किस्सा ये है कि पाकिस्तान, ये वो जो था ना, असल में लियाकत अली खान का मर्डर जो था ना, उसकी वजह से हमारे सियासतदान सहम गए थे, क्योंकि ये सियासतदान जो थे, ये सारी उम्र वो थे जो 100 बरस से जागीरदार थे, और जागीरदार जो थे ये इनके ऊपर हमेशा छतरी होती थी अंग्रेज की। तो जब लियाकत अली खान के मर्डर के बाद इनको किसी छतरी की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने फ़ौज से रब्ता किया, और ये जो एक्सिस बन गया ना उस वक्त, आर्मी वडेरा एक्सिस, ये एक्सिस मशरकी पाकिस्तान से इसलिए जान छुड़ाना चाहता था कि वो वोकल थे, डेमोक्रेटिक थे, और जैसे हमीदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मशरकी पाकिस्तान में लोगों को ख्याल ये था कि मार्शल लॉ सिर्फ इसलिए लगाया गया कि अगर डेमोक्रेसी रही तो इससे जो था ना मिलिट्री वडेरा एक्सेस। तो आपने कहा ना जी कि कॉल स्पेड एंड स्पेड, मैं अर्ज करूं कि मैं जब उधर से वापस आया तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तो दफन हो चुकी हुई थी, 28 बरस दफन रही थी। तो 25 बरस जब हुए पाकिस्तान को, यानी बांग्लादेश को 1971 के बाद पते, तो 1996 में डॉन में मेरा मजमून निकला था जी, वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री। उसमें मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी थी कि मिलिट्री वडेरा एक्सिस जो है ये जान छुड़ाना चाहते थे, तो आज भी है, और इन्होंने छुड़ा ली जान, और जो हमारी शिकस्त थी दरअसल इनकी कामयाबी थी। तो इसलिए ये स्पेड एंड स्पेड में पहले लिख चुका हूं और मेरी किताबों में दर्ज है। ये तो आज भी, मैं सवाल इसलिए ले रहा हूं कि आज भी है, आज भी इलेक्शन से पहले आप भी डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, मैं भी रहा हूं, ये जो वडेरा है वो चिट उसके हाथ में होती है कि मुझे फलां जगह से चिट मिल गई है, अब मैं इलेक्शन जीतूंगा, अब जिस पार्टी में जाऊं जीतूंगा। देखिए वो वडेरा जो है ना, पहले वो जागीरदार होता था, उसके बाद 1954 के बाद वो वडेरा जो है वो मुआवन हो गया जी, और उसके बाद उसका रोल इतना बढ़ा कि उसको इंडस्ट्री भी मिलनी शुरू हो गई, उसको ट्रेड भी अंडर द पैटर्नेज ऑफ द मार्शल लॉज ट्रेड भी मिलनी शुरू हो गई, उसको रेजिडेंशियल एरिया हर चीज जो थी उसको मिलनी शुरू, उसको बाहर उसका कारोबार आ गया, उसको सब कुछ बिजनेसमैन हो गया, वो आपके एम्बेसडर्स होते थे और सब कुछ। तो वडेरे का जो था, जैसे एक गुब्बारे को आप फैलाना शुरू करते हैं ना, तो वडेरा फैलते फैलते चारों तरफ बढ़ा हुआ, और आज तक सच्ची बात यह है, जो अभी आपने जिक्र किया था किताबें, जो मेरी किताबों के बारे में हवाला नहीं दिया जाता, वो भी यही है कि जिन फोर्सेस ने, जिसमें वडेरा भी शामिल है, पाकिस्तान को तोड़ा था, वो किसी न किसी शक्ल में इक़्तिदार से वाबस्ता रही हैं, और उनको लोग नाखुश नहीं करना चाहते, इसी वजह से इन किताबों को ना पढ़ा जाता है ना हवाला दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और मसूद मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आपके इंतजार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब इससे पहले कि हम बाकी चीज़ों पे आए, मैं बीच में अदब का एक, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा आपका हवाला सिर्फ अदब का ही रहा है। जी। मुझे बाद में पता चला कि आप सिविल सर्विस में हैं, और अगरचे कि मैं सिविल सर्विस में आ चुका था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अफसाने की काट, आप पूरे आलमी अदब में या लोकल अदब में कौन सा ऐसा शख्स है जिसको समझते हैं कि आपने बार बार पढ़ा होगा और आपको अच्छा लगा होगा? मोहब्बसा जी, उधर मोहब्बसा, इधर मंटो, इस्मत चुगताई, ये एक ही कैटेगरी के लोग हैं। इनका कॉमन डिनोमिनेटर एक ही है। खातून? नहीं जी, नहीं। वो है जी जुर्रत इजहार। हाँ, ये है, मुनाफकत नहीं है, जुर्रत इजहार है, बात है। बस
इस एंगल से जी। ये बात वरना अदरवाइज बड़े डिफरेंट लोग हैं, लेवल बड़े डिफरेंट, मोपसा का लेवल बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। इस्मत का भी बहुत बड़ा हाँ, लेकिन जी वो सिर्फ मुझे जुर्रत इजहार जो है वो तीनों का कॉमन फैक्टर नजर आता है। अच्छा, आपने खुद इतना जुर्रत इजहार को नहीं अपनाया, अगर कॉमन आपने बड़ी जिसे कहते हैं सिल्क में रख के। हाँ नहीं, आपने वो चीज़ों का वो ठीक है आपकी बात, चूँकि ज़ाहिर है मैं आपसे अभी मैंने अर्ज़ किया था गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स का। अच्छा ठीक। तो गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल जो थे ना जी, हमारे सारे बुजुर्ग जो थे वो भी सरकारी मुलाजम थे, उनको भी मैंने देखा कि गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट ब्रिटिश दौर में कैसे करते थे। तो इसका मतलब वो जुर्रत इजहार वाला मामला वो नहीं हो सकता? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ वो इस तरह हुआ है। एक छोटा सा वाक़या आपसे अर्ज़ करता हूँ। मैं क्योंकि शुरू से मैं मकसदी अदब का कायल हूँ, इसीलिए मैं कौमी अदब की किस्म की चीज़ें थे। तो मैं जब 1965 की जंग हुई तो मैंने फैसला किया कि एक पूरा मजमुआ बनाऊंगा ऐसे अफसानों का जो 1965। तो फिर मैं कुछ अर्सा वही लिखता रहा। उसमें मैंने एक अफसाना लिखा, दो खून जी। और मेरे और आमतौर पे जब मेरे अफसाना लिखता था तो पहले नकूश को भेजता था, तो वो उन्होंने तुफैल साहब ने कहा कि इसको दफन कर दीजिए इस अफसाने को। अच्छा। और उसके बाद मैंने कासमी साहब को भेजा, फनून तो नहीं उस वक्त तो फनून हाँ जी ठीक है, आ गया। तो कासमी साहब ने मुझे तवील खत लिखा और उसने कहा कि नहीं आप इसको छेड़े नहीं इस मौजू को। उसके बाद जिस रिसाले की तरफ से भी मुझे फरमाइश आई मैंने उसको भेजा, हर तरफ से वापस आता रहा। एक दिन नासिर जैदी जो थे अदब लतीफ़ की उन दिनों सदारत कर रहे थे, मुझे मिल गए तो कहने लगे जी अफसाना। मैंने कहा जी मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन चूँकि उस ज़माने में फ़ोटो कापी नहीं होती थी, मैंने कहा मेरी दरख्वास्त है कि वो वापस कर दीजिएगा अगर ना हो। कॉपी नहीं है तो मैंने उनको जवाबी लिफाफे के साथ भेजा, इन्होंने शाया कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2.5 बरस तक मैंने ना अफसाना कोई और लिखा, ना वो कहीं छपता था, कोई छापने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जब छपा तो किसी को पढ़ने की फुर्सत ही नहीं थी। फिर उसमें से निकालते हुए ये बात आपकी बड़ी सही है। और फिर बल्कि जिस किताब में है उस किताब को इनाम मिला जी। हाँ जी 6 सितंबर अदबी इनाम मिला उसको। तो ये हमारे अजीब सूरत हाल होती है। 47 ने बहुत बड़ा अदब दिया हमको। उसके बाद आप 65 की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आता रहा। नहीं, उसके बाद फिर 1971 में 71 में भी रेजे जो लिखी है, रेजे ऐसे अफसाने हैं जो सिर्फ 71 के बारे में है। अच्छा, उसमें एक उसके अफसाने में एक ड्रामा, उस मजमूए में एक ड्रामा भी शामिल है जी। अच्छा, उसकी भी तफसील सुन लीजिए। जब मैं वापस आया मशरक़ी पाकिस्तान से तो मुझे पीटीवी की तरफ से ख़त मिला कि क्या आप मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में ड्रामे लिख सकेंगे। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। और उसके बाद दूसरा ख़त मिला कि उसमें मशरक़ी पाकिस्तान के सरेंडर के हालात का जिक्र ना हो, तो मैंने फ़ौरन ना कर दी। तो सरेंडर इस वक्त हो रहा था, आप उस वक्त कहाँ ढाका में थे? ढाका में किस पोजीशन में थे? मैं सेक्रेटरी एजुकेशन था। सेक्रेटरी एजुकेशन थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेक्रेटरी एजुकेशन तो बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड होता है चीज़ों के बारे में, और सारी मूवमेंट ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उठी थी। बकौल लोगों के यूनिवर्सिटियाँ निकाल दी जाती तो ढाका पीसफुल था सारा। नहीं जी बिल्कुल, वो और फिर जो कुछ तलबा के साथ, असातिज़ा के साथ उसके बाद भी हो रहा था। वो जो राजशाही के वाइस चांसलर ने जिन्होंने किताब लिखी है बड़ी फेमस, उनकी जो है, जो कैद में भी रहे थे, सरेंडर के वक्त लोगों की जो यहाँ से मगरबी पाकिस्तान से लोग, उनकी क्या कैफियत थी? यूँ समझिए कि हम अपने तौर पे मातम कर रहे थे, लेकिन जो मशरक़ी पाकिस्तान की मेजॉरिटी थी वो अपने घरों में घुसी मातम कर रही थी। लेकिन जनरल नियाज़ी तो बहुत कहते हैं वेलकमिंग, बड़े लतीफ़े सुनाते हुए। जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक, उनको वेलकम करें। ये आपने जो बात की, इसके ऊपर हमीदुर रहमान कमीशन ने ख़ास तौर पर रोशनी डाली है कि ये इंक्वायरी की जाए, आर्मी का ख़ास तौर पे बना के इंक्वायरी कीजिए कि क्या ये इंडियन से मिल तो नहीं गए हुए थे। अच्छा, ये उन्होंने लिखा है ये हमीदुर रहमान, क्योंकि वो कहते हैं कि उसको गंदे लतीफ़े सुनाते हुए साथ ला रहे हैं और ये हो रहा है। जब आप
हथियार दुश्मन आ रहा और आप सरेंडर कर रहे हो तो आप हर कीमती चीज जो है वो तलफ कर देते तलफ कर देता है। और ये जो है हमारी जो है ये भी हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में ही है और मैं इसका हवाला इसलिए देता हूँ कि मैंने ये चीज़ें अपनी किताबों में ठीक रिप्रोड्यूस की हुई हैं। तो उसमें जो जिस वक्त इंडियन आर्मी आ रही थी आगे तो 2-4 रोज़ पहले ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई कि चीज़ों को तबाह ना किया जाए। अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों को तबाह नहीं करते तो अल्टीमेटली वही चीज़ें जो थी वो सारी इंडिया के लग। बल्कि मैं आपसे मज़ेदार बात बताऊं कि जब हम POW थे तो वहाँ एक फिरौन मिजाज जो था इंडियन फौजी, उसने कहा जी ये चीज़ें जो हम आपको खाने के भी